This is Jessicate. Hi, I'm back. This is Jessicate. Now we are doing unit number 5, the final unit of business corporate governance. Yeah. And the unit name is Indian Corporate Governance Failures, or we could say scams. देखो यार, हम यहाँ पे ना वही चीज़ पढ़ने वाले हैं जो हमने ग्लोबल लेवल पे पढ़ी. देखो, इंडियन वर्जन्स ऑफ द ग्लोबल स्कैंडल्स वी स्टडीड अर्लियर. ये इंडिया का वर्जन है स्कैंडल्स का, ठीक है. ग्लोबल स्कैंडल्स जो थे उसमें जो इंडिया के वर्जन के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं. यूनिवर्सिटी हमसे चाहती है कि हम ये समझे कि कैसे गवर्नेंस इंडिया की कंपनीज में फेल हुई, क्या मिस्टेक्स हमने यहाँ करी, क्या लेसन्स इंडिया ने सीखे. बहुत इंपॉर्टेंट वे है इस यूनिट का समझने का. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कैम्स से. हम पे बहुत सारे स्कैम्स से. सबसे पहले बात करेंगे सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज स्कैंडल से. ये इंडिया का एनरॉन है. जो ग्लोबल लेवल पे एनरॉन था वो इंडिया का एनरॉन है, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्कैंडल है. इसका बैकग्राउंड क्या रहा है कि सत्यम एक फेमस इंडियन आईटी कंपनी थी. ओ, सत्यम एक फेमस इंडियन आईटी कंपनी थी जो कि रामालिंगा राजू इन्होंने फाउंड की थी. तो कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई. ग्लोबली इसकी रिस्पेक्ट हो गई और इन्वेस्टर्स इसमें ट्रस्ट भी करते थे. पीपल इनको क्या बुलाने लग गए, इंडिया की आईटी सक्सेस स्टोरी, ठीक है. बट ये सक्सेस फेक थी. वही वाली बात, सक्सेस तो फेक निकली. क्यों 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 क्योंकि कंपनी ने अकाउंट्स, प्रॉफिट्स, कैश बैलेंसेस, रेवेन्यू सबकी मैनिपुलेशन कर रखी थी. सालों से, फॉर ईयर्स, फेक प्रॉफिट्स वर शोन. सालों से हमें फेक प्रॉफिट्स दिखाए जा रहे थे. बिगेस्ट फ्रॉड. Ramalinga Raju admitted the company's accounts contained fake cash, fake assets, fake profits. उन्होंने ये एडमिट भी करा कि कंपनी के अकाउंट्स में जितना भी पैसा है, एसेट्स है, प्रॉफिट्स है, वो सब फेक है. तो द कंपनी लुक्ड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बट एक्चुअली इट वाज वीक. कंपनी फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग लग रही थी बट एक्चुअल में देखा जाए ये बहुत वीक थी. इन्होंने ऐसा क्यों करा? To maintain company image, to increase share prices, to attract investors. इन्होंने ये ऐसा इसलिए करा क्योंकि इनको अपनी कंपनी की इमेज बरकरार रखनी थी. इनको अपने शेयर के प्राइसेस को बढ़ाना था. इनको इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना था. गवर्नेंस फेलियर यहाँ पे क्या हुआ? अकाउंटिंग फ्रॉड. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट किया गया. ऑडिटर फेलियर. ऑडिटर्स फेल हो गए डिटेक्ट करने में फ्रॉड को प्रॉपरली. ऑडिटिंग कंपनी प्राइस वाटर हाउस वॉज क्रिटिसाइज्ड हेविली. ऑडिटिंग कंपनी जो थी प्राइस वाटर हाउस, उसको बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला. वीक बोर्ड ओवरसाइट. बोर्ड फेल हो गया क्वेश्चन करने में मैनेजमेंट को. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. ट्रू फाइनेंशियल कंडीशन को छुपाया गया. एक्सेसिव प्रोमोटर पावर. मैनेजमेंट को पास बहुत कंट्रोल था. तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के आए? इन 2019 स्कैंडल जो है ये पब्लिक हो गया. शेयर प्राइसेस कोलैप्स हो गए. इन्वेस्टर्स ने अपना मनी ख़त्म हो गया. एम्प्लॉय को काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी को फेस करना पड़ा. इंडियाज कॉर्पोरेट इमेज को काफ़ी धक्का लगा, सफ़र हुई है. लेटर क्या हुआ? टेक महिंद्रा एक्वायर्ड सत्यम. टेक महिंद्रा ने सत्यम को एक्वायर्ड कर लिया. वाई कॉल्ड इंडियाज एनरॉन. इंडिया एज एनरॉन क्यों बोला गया? क्योंकि ये एनरॉन की तरह ही फेक अकाउंटिंग, मैनिपुलेटेड प्रॉफिट्स, ऑडिटर फेलियर, गवर्नेंस कोलैप्स, यही सब हुआ जैसे एनरॉन में हुआ. मेन लेसन क्या निकल गया? वही कि ट्रांसपेरेंसी एंड इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग बहुत ज़रूरी है. तो मेन क्या है इसमें बताया कि सत्यम क्या था? एक फेक प्रॉफिट्स एंड फेक कैश बैलेंसेस थ्रू अकाउंटिंग फ्रॉड. सेकेंड स्कैंडल है किंगफिशर एयरलाइंस क्राइसिस. इनकी स्टोरी समझते हैं. किंगफिशर एयरलाइंस वॉज लॉन्च्ड बाय विजय माल्या. किंगफिशर एयरलाइंस विजय माल्या ने लॉन्च की थी. The airline became famous for luxury services, glamour, expensive branding. एयरलाइन किस चीज़ से फेमस हो गई? अपनी लग्जरी सर्विसेज से, अपने ग्लैमर से और अपने एक्सपेंसिव ब्रांडिंग से. स्टार्टिंग में लोग इस ब्रांड को बहुत ही ज़्यादा प्यार देते थे. बट क्या हुआ? कंपनी ने अग्रेसिवली एक्सपैंड करा, ह्यूज लोन्स लिए, स्पेंड भी एक्सेसिवली करा. इसी वजह से प्रॉफिट्स वीक हो गए.
स्लोली क्या हुआ, डेट इंक्रीज हो गया, ऑपरेशंस जो है बहुत कमज़ोर हो गए, लॉसेस जो हैं वो बढ़ गए, तो फाइनली एयरलाइन कोलैप्स कर गई। बिगेस्ट प्रॉब्लम यहाँ क्या थी कि कंपनी ने फोकस ज़्यादा किस पे किया, लग्जरी इमेज और एक्सपेंशन पे, ना कि अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन पे। गवर्नेंस फेलियर क्या यहाँ निकल के आया, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सेसिव बोरोविंग विदाउट रीपेमेंट कैपेबिलिटी। मतलब यहाँ पे इतनी बोरोविंग कर ली, कर्जा ले लिया, ये भी नहीं देखा कि चुकाने के लायक है या नहीं। वीक रिस्क मैनेजमेंट, भाई रिस्क को तो इन्होंने इग्नोर ही मार दिया है, जैसे वो तो कुछ होता ही नहीं है। एक्सेसिव प्रोमोटर डोमिनेंस, ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्रोमोटर पे होना। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वर नॉट मैनेज प्रॉपरली, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को इन्होंने मैनेज ही नहीं करा ढंग से। क्या कॉन्सिक्वेंसेज आए फिर, बैंक्स को काफ़ी ह्यूज लॉस को सफ़र करना पड़ा, एम्प्लॉयमेंट्स की तो एम्प्लॉयज़ की तो जॉब ही चली गई, एयरलाइन भी बंद हो गया, विजय माल्या पे लीगल एक्शंस भी हुए। मेन लेसन क्या निकला, एक्सपेंशन विदाउट फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैन डिस्ट्रॉय बिजनेसेस। तो ईजी इसमें मेमोरी क्या है कि किंगफिशर जो है एक लग्जरी एक्सपेंशन एंड ह्यूज डेट कॉस्ट कोलैप्स था। थर्ड है पीएनबी स्कैम, दैट इज़ पंजाब नेशनल बैंक स्कैम। आपने पीएनबी काफ़ी बार सुना भी होगा, ठीक है। बैकग्राउंड क्या रहा है, पंजाब नेशनल बैंकिंग मेजर इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसमें क्या हुआ, बिजनेसमैन नीरव मोदी and associates allegedly used fake letters of undertaking to obtain huge overseas loans fraudulently। यहाँ पे इनका जो बिजनेसमैन था नीरव मोदी और एसोसिएट्स थे, उन्होंने क्या यूज़ करा, फेक लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग यूज़ करा ह्यूज ओवरसीज लोन लेने के लिए फ्रॉड्स के तरीके से। बैंक एम्प्लॉयज़ सीक्रेटली इशूड गारंटीज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, बैंक के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने सीक्रेटली इशू भी कर दिया गारंटीज बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के। इसकी वजह से अदर बैंक्स ट्रस्टेड दोज गारंटीज एंड गेव लोन, इसी वजह से दूसरे बैंक्स ने गारंटीज़ को ट्रस्ट करा और लोन भी दे दिया। बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या थी, द फ्रॉड रिमेन्ड हिडन फॉर ईयर्स, ये फ्रॉड जो है सालों साल छुपा रहा। गवर्नेंस फेलियर क्या निकला, वीक इंटरनल कंट्रोल, बैंक सिस्टम जो है काफ़ी बैडली फेल हो गए इसमें। एम्प्लॉय कल्यूजन, सम पीपल हेल्प्ड फ्रॉड हैपन, कुछ लोगों ने तो, कुछ एम्प्लॉयज़ ने तो हेल्प करी इस फ्रॉड को पूरा करने में। पुअर मॉनिटरिंग, ट्रांजैक्शन वर नॉट मॉनिटर प्रॉपरली, ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली मॉनिटर भी नहीं करा गया। टेक्नोलॉजी एंड कंप्लायंस फेलियर, कोर बैंकिंग सिस्टम बाईपास हो गए। कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के आए, मैसिव फाइनेंशियल लॉसेस हुए, पब्लिक ट्रस्ट में गिराव आ गया, बैंकिंग सेक्टर पे क्रिटिसिज्म आया, स्ट्रिक्टर बैंकिंग कंट्रोल्स इंट्रोड्यूस किए गए। मेन लेसन क्या निकला है, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग काफ़ी ज़रूरी है बैंकिंग में। सो पीएनबी स्कैम क्या था, एक फेक बैंक गारंटीज एंड वीक इंटरनल कंट्रोल। आईएल एंड एफएस क्राइसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका बैकग्राउंड क्या है, IL&FS वॉज अ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी थी। इन्होंने रोड्स, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया था पैसे वगैरह में। सो पीपल बिलीव करते थे कि ये फाइनेंशियली स्टेबल होगी, पर हुआ क्या, ये कंपनी ने हैवीली बोरोइंग्स की थी। इन्होंने ह्यूज डेट बना लिया था, अपना एक अच्छा खासा कर्जा रख लिया अपने ऊपर, और ये रीपे करना ही में नाकामयाब रही, ये रीपे नहीं कर पाई अपने लोन को। इवेंचुअली क्या हुआ, लिक्विडिटी क्राइसिस अकर हुआ। मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी क्राइसिस क्या है, कंपनी डिड नॉट हैव इनफ कैश टू पे ऑब्लिगेशन। ऐसा क्राइसिस आ गया कि इनके पास पैसा ही नहीं था अपने डेट्स को पूरा करने के लिए। बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या आ गई, रिस्क एंड डेट लेवल्स वर नॉट प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड। रिस्क लेवल और डेट लेवल ये प्रॉपरली डिस्क्लोज ही नहीं किया गया। गवर्नेंस फेलियर क्या यहाँ निकल के आया, पुअर रिस्क मैनेजमेंट, एक्सेसिव बोरोइंग और डेट एक्यूमुलेशन, वीक बोर्ड ओवरसाइट, बोर्ड फेल्ड टू मॉनिटर फाइनेंशियल रिस्क, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल स्ट्रेस वॉज नॉट प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड, इन्होंने बताया ही नहीं, डिस्क्लोज नहीं किया, मिसमैनेजमेंट भी था, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को इन्होंने इग्नोर कर दिया। कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के आए, इस क्राइसिस ने बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस सबको अफेक्ट किया। तो गवर्नमेंट जो है लेटर इंटरवीन करती है। वाई इम्पॉर्टेंट, दिस क्राइसिस शोड इवन लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन कोलैप्स ड्यू टू गवर्नेंस फेलियर।
तो ये हमें, ये जो स्कैम है हमें ये दिखाता है कि चाहे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो, वो भी कोलैप्स कर सकते हैं गवर्नेंस फेलियर के कारण। हमने इससे लेसन क्या सीखा? रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी काफ़ी क्रूशियल है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। तो IL एंड FS क्या था? एक ह्यूज डेट एंड पुअर रिस्क मैनेजमेंट कॉज लिक्विडिटी क्राइसिस। नेक्स्ट है ICICI बैंक गवर्नेंस इशू। ये डायरेक्ट अकाउंटिंग फ्रॉड से अलग है। इसमें ज़्यादा क्या बात की गई है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और एथिकल गवर्नेंस की। सो ICICI बैंक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक में से एक है। ओके, कंट्रोवर्सी में क्या इन्वॉल्व था कि चंदा कोचर जो फॉर्मर CEO थे, हुआ क्या? क्वेश्चंस अरोज रिगार्डिंग लोन्स गिवन बाय ICICI बैंक। क्वेश्चंस किसके रिगार्डिंग खड़े हो गए कि जो भी लोन्स ICICI बैंक ने दिए हैं कनेक्शन विद फैमिली लिंक्ड बिजनेसेस के साथ जो कनेक्शंस है, और पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एलिगेशंस क्या सजेस्ट करते हैं? इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस इन लोन अप्रूवल्स। इसमें प्रॉपर इन्फ्लुएंस नहीं था लोन के अप्रूवल्स में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, फैमिली लिंक बिजनेस के साथ कनेक्शंस था। बिगेस्ट इशू क्या था? क्या वेदर टॉप मैनेजमेंट एक्टेड इम्पार्शियली। क्या जो टॉप मैनेजमेंट थी उसने इम्पार्शियली एक्टेड किया? गवर्नेंस फेलियर क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब पर्सनल कनेक्शंस ने इन्फ्लुएंस करा डिसीजन को। सेकंड, एथिकल गवर्नेंस फेलियर, क्वेश्चंस ऑन फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी, कि क्या फेयरनेस थी, इंटीग्रिटी थी। वीक डिस्क्लोजर practices, concerns about transparency, board oversight issue, board faced criticism regarding supervision। भाई बोर्ड कर क्या रहा है? कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के आया? रेप्यूटेशन का डैमेज हुआ, इन्वेस्टिगेशंस हुई, रेजिग्नेशन दिया CEO ने। गवर्नेंस कंसर्न्स इन बैंकिंग सेक्टर, गवर्नेंस कंसर्न भी हो गया बैंकिंग सेक्टर में कि कैसा क्या चल रहा है। मेन लेसन क्या मिला कि एथिकल लीडरशिप एंड अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ज़रूरी है। ICICI का इशू क्या निकला? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड एथिकल गवर्नेंस इश्यूज। Yes Bank is also an important Indian corporate governance failure, especially connected with banking governance, risky lending, weak risk management, excessive concentration of power. And after all these scams, देखो येस बैंक ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फेलियर है, ठीक है। ये स्पेशली कनेक्ट किससे है? बैंकिंग की गवर्नेंस से, रिस्क लेंडिंग से, वीक रिस्क मैनेजमेंट से। तो व्हाट कॉमन गवर्नेंस प्रॉब्लम्स अपीयर रेपिटेडली इन इंडिया? नेक्स्ट टॉपिक, वेट, ओके, तो हम पहले येस बैंक का क्राइसिस पढ़ते हैं। ये इंडियन बैंकिंग गवर्नेंस का फेलियर था। बैकग्राउंड क्या इसका रहा है? येस बैंक जो है 2004 में फाउंड किया गया था। इट बिकेम वन ऑफ द इंडियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट बैंक्स। ये इंडिया का प्राइवेट बैंक्स में से इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक बना, ठीक है। द बैंक गेन पॉपुलैरिटी बिकॉज रैपिड एक्सपेंशन, एग्रेसिव ग्रोथ, लार्ज कॉर्पोरेट लेंडिंग। तो ये बैंक काफ़ी पॉपुलर इसलिए हो गया क्योंकि इसकी एक्सपेंशन बहुत जल्दी जल्दी हुई, ग्रोथ भी बहुत एग्रेसिवली हुई, और लार्ज कॉर्पोरेट लेंडिंग थी। तो CEO जो थी राणा कपूर बिकेम द फेस ऑफ द बैंक। वो बैंक की फेस बन चुकी थी। इनिशियली इन्वेस्टर्स ट्रस्टेड द बैंक ग्रेटली। स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बैंक को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, पर हुआ क्या? बैंक स्टार्टेड गिविंग रिस्की लोन्स। बैंक ने धीरे धीरे रिस्की लोन्स देना शुरू कर दिया। लार्ज कॉर्पोरेट लोन्स टू फाइनेंशियली वीक कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ही नहीं है उनको बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन्स दे दिए। बहुत से जो बोरोवर्स थे बाद में वो रीपे ही नहीं कर पाए लोन। ये अनपेड जो लोन्स हैं ये क्या बन गए? NPAs बन गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। NPA का मतलब क्या होता है? व्हेन बोरोवर्स फेल टू रीपे लोन्स, दोज लोन्स बिकेम बैड लोन्स। जब बोरोवर्स जो हैं जिन्होंने कर्जा लिया था वो कर्जा चुका नहीं पाते, तब उनका जो लोन है वो बैड लोन में आ जाता है, ठीक है। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या आ गई थी? बैंक एलिजिडली अंडर रिपोर्टेड बैड लोन्स, हिड एक्चुअल फाइनेंशियल स्ट्रेस, कंटिन्यूड एग्रेसिव लेंडिंग। बैंक ने क्या करा? ये अंडर रिपोर्ट कर दिया बैड लोन्स को, ठीक है, और एक्चुअल फाइनेंशियल जो स्ट्रेस था उसको भी छुपा के रखा। अग्रेसिवली जो लेंडिंग कर रहे थे उसे कंटिन्यू करा।
तो पब्लिकली जो बैंक था वो काफ़ी हेल्दियर लगता था रियलिटी के अगेंस्ट। सो गवर्नेंस फेलियर यहाँ क्या है कि वीक रिस्क मैनेजमेंट, बैंक ने काफ़ी एक्सेसिव लेंडिंग करी, दिया रिस्क, उठाया रिस्क। एक्सेसिव सीईओ डोमिनेंस, बहुत ज़्यादा पावर कॉन्सेंट्रेटेड थी सिर्फ टॉप लीडरशिप में। ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, रियल फाइनेंशियल कंडीशन को पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया गया। वीक बोर्ड ओवरसाइट था, बोर्ड जो है वो फेल हो गया था रिस्की प्रैक्टिसेस को प्रॉपर्ली कंट्रोल करने में। अग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रैटेजी, ग्रोथ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई थी स्टेबिलिटी से ज़्यादा। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, 2020 में येस बैंक ने सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस किया। इफेक्ट्स क्या हुआ इसके, डिपॉजिटर्स जो है वो पैनिक हो गए जिन्होंने पैसे डिपॉजिट कर रखे थे। आरबीआई ने इंटरवीन करा, शेयर प्राइसेस भी कोलैप्स हो गए और इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो भी कम हो गया। ठीक है, तो लेटर एसबीआई और अदर बैंक ने हेल्प किया येस बैंक को रेस्क्यू करने में। मेन लेसन क्या मिलता है कि रैपिड ग्रोथ बिना प्रॉपर गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट के आपके बैंकिंग को कोलैप्स कर सकती है। तो येस बैंक का क्या था, एग्रेसिव रिस्की लेंडिंग एंड हिडन बैड लोन्स कॉज बैंकिंग क्राइसिस। अब एक लास्ट टॉपिक इसका जो है वो है कॉमन गवर्नेंस प्रॉब्लम्स इन कॉर्पोरेट फेलियर्स, इंडिया में और अब्रॉड में। ये टॉपिक बेसिकली ना समरी है और सोल है पूरे एंटायर सिलेबस का, क्योंकि हमने जितने भी स्कैंडल्स पढ़े हमने एक चीज़ बहुत उससे क्लियर थी कि सेम गवर्नेंस मिस्टेक्स जो हैं वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। इसीलिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि चाहे वेदर एनरॉन है, सत्यम है, लेहमान है, पीएनबी है, कोर गवर्नेंस फेलियर्स ऑफन सिमिलर ही रहे हैं ज़्यादातर। सो कॉमन गवर्नेंस प्रॉब्लम्स इंडिया और अब्रॉड में क्या रहे हैं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम रही है। मीनिंग कंपनी ने अपनी लॉसेस को, डेट्स को, रिस्क को, फ्रॉड को और अपनी जो कंडीशन थी फाइनेंशियली उसको अब कुछ छुपाया है। एग्जाम्पल में जैसे एनरॉन ने अपने डेट्स को छुपाया, सत्यम ने फेक कैश बैलेंसेस को, येस बैंक ने अंडर रिपोर्ट करा बैड लोन्स को, वॉल्क्सवैगन ने अपने एमिशंस को, रियलिटी को हिडन रखा। तो डेंजरस क्यों है ये, क्योंकि इन्वेस्टर्स रॉन्ग डिसीजंस बना लेते हैं क्योंकि उनको फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ट्रांसपेरेंसी फेलियर इन्वेस्टर के ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सेकंड कॉमन प्रॉब्लम थी वीक बोर्ड ओवरसाइट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल्स टू सुपरवाइज मैनेजमेंट प्रॉपर्ली। ये तो हर बार हो रहा है भाई। ये इंस्टेड ऑफ मॉनिटरिंग मैनेजमेंट बोर्ड समटाइम्स बिकम इनएक्टिव, डिपेंडेंट, सिंबॉलिक। इनका जो काम है जो इनको करना चाहिए उसके बजाय भाई साहब खुद ही इनएक्टिव हो रहे हैं, खुद ही डिपेंडेंट हो रहे हैं। इनका काम क्या है, देखना ही तो है, वो भी नहीं हो रहा। एग्जाम्पल जैसे एनरॉन में, सत्यम में, IL&F में, मैक्सवेल में रिजल्ट क्या निकल के आता है, मैनेजमेंट जो है एक्सेसिव फ्रीडम गेन कर लेता है और वो मिसयूज़ करता है पावर का। थर्ड मेन रीज़न है एक्सेसिव मैनेजरियल या प्रोमोटर पावर। जब बहुत ज़्यादा पावर CEO, प्रोमोटर, फाउंडर या टॉप मैनेजमेंट के पास हो, प्रॉब्लम क्या आती है, कोई भी इनके डिसीजंस को क्वेश्चन ही नहीं करता, जिसकी वजह से ये अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करते हैं, अनएथिकल बिहेवियर रखते हैं और मैनिपुलेशन करते हैं, जिससे हमने मैक्सवेल, फिशर, येस बैंक, सत्यम में देखा। फोर्थ, अकाउंटिंग मैनिपुलेशन, फाइनेंशियल फ्रॉड, बहुत ही कॉमन गवर्नेंस फेलियर है ये। कंपनीज मैनिपुलेट कर देती है प्रॉफिट्स को, एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को, एक्सपेंसेस को, रिवेन्यूज़ को। एग्जाम्पल, एनरॉन ने अपनी फेक अकाउंटिंग दिखाई, वर्ल्डकॉम ने एक्सपेंसेस को ही हिडन रखा और उसको ही वो बना दिया, सत्यम ने फेक प्रॉफिट्स दिखाए। तो ये इतना डेंजरस क्यों है, क्योंकि इन्वेस्टर्स बिलीव करते हैं कि कंपनी तो हेल्दी है जबकि असलियत में तो बड़ी वो वीक होती है। फिफ्थ, ऑडिटर फेलियर, ऑडिटर्स आर सपोज टू डिटेक्ट फ्रॉड। ऑडिटर्स, ऐसा माना जाता है कि ऑडिटर्स को फ्रॉड को डिटेक्ट करना चाहिए, बट कभी कभी क्या होता है ऑडिटर खुद ही केयरलेस हो जाते हैं, वो मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और इन्वेस्टिगेट करना में भी नाकामयाब हो जाते हैं। तो रिजल्ट क्या निकल के आता है, फ्रॉड कंटिन्यूज अनडिटेक्टेड, फ्रॉड कंटिन्यू रहता है और वो डिटेक्ट भी नहीं होता। वीक इंटरनल कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन बैंक्स। कंपनी जो है वो मॉनिटरिंग सिस्टम, चेकिंग सिस्टम, सुपरविजन मैकेनिज्म इन सब में लैक करती है, जैसे कि PNB में हुआ, BCCI में हुआ, ICICI में हुआ। तो रिजल्ट क्या निकल के आता है, फ्रॉड एंड इरेगुलरिटीज़ जो है वो हिडन ही रहती है,
Poor risk management. Companies take excessive financial risk, aggressive expansion, risky investment without proper planning. इतना तो एक फाइनेंशियल रिस्क उठाती है, एक्सपैंड भी इतनी जल्दी जल्दी कर रही होती है, और इन्वेस्टमेंट्स भी जो वो करती है वो बिना प्रॉपर प्लानिंग के करती है, मतलब बड़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स. इसके एग्जांपल में आप देख लो, रहमान ब्रदर्स, IL&FS, येस बैंक, किंगफिशर. तो रिजल्ट क्या निकल के आता है? फाइनेंशियल कोलैप्स होता है और लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाता है. 8th क्या है? एथिकल फेलियर. परहैप्स द बिगेस्ट रूट प्रॉब्लम है ये. ठीक है, कि प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाना आपकी ऑनेस्टी, एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी से. जैसे कि ICICI में, PNB में हुआ, एनरॉन में हो गया. रिजल्ट क्या निकल के आता है? शॉर्ट टर्म गेन्स बट लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्शंस. 9th है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. डिसीजन मेकर्स जो है वो पोजीशन का यूज़ करते हैं अपने खुद के बेनिफिट के लिए, फैमिली बेनिफिट के लिए और कनेक्टेड बिजनेसेस के लिए. जैसे एग्जांपल में ICICI हो गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत से स्कैंडल्स में आया है. तो रिजल्ट क्या निकल के आता है? अनफेयर एंड अनएथिकल गवर्नेंस. 10th है पुअर रेगुलेटरी सुपरविजन. समटाइम्स रेगुलेटर्स जो है वो बहुत लेट एक्ट करते हैं और डिटेक्ट करने में जो प्रॉब्लम्स को नाकामयाब हो जाते हैं और कोऑर्डिनेशन में भी लैक करते हैं. जैसे BCCI का, रहमान ब्रदर्स का, PNB का. रिजल्ट्स क्या आते हैं इसमें? फ्रॉड जो है वो ईयर्स के लिए बिना एक्सपोज हुए चलता रहता है. एंड हमने बिगेस्ट लेसन जो पूरे एंटायर सिलेबस में सीखा, ऑलमोस्ट एवरी स्कैंडल हमें क्या सिखा के गया कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेसेसरी होती है फॉर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल कंडक्ट, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी. ये लाइन अलोन ही बहुत कंक्लूजन्स में है. ठीक है, सो बाय दिस वी वुड एंड दिस सेशन. टिल देन, बाय 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 बाय.